ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विषय कक्षा 8 में हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, जिसमें पहला खंड हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इतिहास और नागरिक जीवन का पहला खंड जो इतिहास का है, हमारा इतिहास, उसके बारे में हम पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में आपने पार्ट 2 तक पढ़ा है, जिसमें पहला पार्ट आपने पढ़ा था यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, दूसरा पढ़ा था भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, और आज हम पढ़ेंगे भारत में कंपनी राज का विस्तार, यानी भारत में कंपनी राज का विस्तार, जो कि इस महीने का आखिरी है। उसके बाद ग्रीष्मावकाश रहेगा। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसको हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मराठों के युद्ध, यानी मराठों के संघर्ष। मुगल साम्राज्य का पतन होने वाला था। उसमें मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। उधर मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे। इनका मुख्य पेशवा होता था। इन्होंने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था, परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 में पानीपत के तटीय युद्ध में पराजित किया, जिससे मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी। मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पूना यानी पुणे पर केंद्रित होने लगा। पेशवा प्रधानमंत्री जो होता था का पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ लगी। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिल गया था। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, परंतु उसके पद की लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा दिया गया, जिससे इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया। उसकी सुरक्षा और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया गया। रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। वह इसके लिए पहले से तैयार बैठे थे, यानी अंग्रेज तो इस मौके की तलाश में ही थे। अंग्रेज और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में हुआ, जो 7 वर्षों तक चला। किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व से तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। अंत में सालबाई नामक स्थान पर सन 1782 में दोनों पक्षों के बीच फिर संधि हुई, जिसके अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सन 1800 में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठा साम्राज्य जो था, मराठों पर आपसी संघर्ष के बादल फिर मंडराने लगे। मराठों ने वेलेजली की सहायक संधि से अपने को दूर रखा था, किंतु नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर और पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष फिर से प्रारंभ हो गए। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों ने सहर्ष पेशवा की सहायता करना स्वीकार कर लिया। वो तो मौके की तलाश में ही अंग्रेज रहते थे। सहायता देने से पूर्व अंग्रेजों ने उसे सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया। यानी अब जब सहायक संधि, मैंने आपको पहले ही बता दी है, सहायक संधि में था कि आपको अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। परंतु भोसले और सिंधिया को ये अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लॉर्ड वेलेजली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध जो है 1803 की घोषणा कर दी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेजों ने उन्हें अपमानजनित
अपमानजनक संधियां जो होती है ना, अपमानजनक संधियां, जो मैंने बताया था संधि करना, संधियां करने के लिए विवश कर दिया। संधियों को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि तथा भोसले को अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि करनी पड़ी। यानी जो सिंधिया थे उनको अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव और भोसले को अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि करनी पड़ी। संधि के तहत दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। उन्होंने अपने राज्य में अंग्रेज रेजिडेंस रखना स्वीकार कर लिया, जो कि पहले संधि में था। इसके पश्चात कंपनी ने होलकर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध, जो कि 1804 और 5 में छेड़ा गया, जिसमें अंग्रेज सफल रहे। दोनों के बीच राजपुर घाट यानी 1806 में एक संधि हुई, राजपुर घाट की संधि हुई। यद्यपि मराठा जो थे उनकी शक्ति कमजोर हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेज रेजिडेंस तथा नागपुर स्थित रेजिडेंस पर आक्रमण कर दिया। ये मराठों और अंग्रेजों के बीच का अंतिम युद्ध था, जो चतुर्थ मराठा युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित जो सेना थी वह अंग्रेजों से हार गई। सिंधिया होलकर जो थे के अधीन राजपूताना राज्य अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए। जो राज्य पूर्णतया अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में थे। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया गया। 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर बिठूर भेज दिया गया था, जो कानपुर के निकट है। अगला हम पढ़ रहे हैं डलहौजी की विलय नीति। डलहौजी की विलय नीति सहायक संधि नीति द्वारा, जिसे वेलेजली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भी राज्य को हड़पने की एक नीति अपनाई। वो विलय नीति थी, ये विलय नीति हो गई बिल्कुल पूरी तरीके से। वो सहायक संधि थी वेलेजली की और ये हड़पने की नीति थी, विलय करने की नीति थी। इस नीति के अंतर्गत उसने एक नियम बनाया, जो भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र नहीं था, वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। यानी जिन राजाओं के कोई बच्चे नहीं होते थे, वो किसी दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकते थे बिना अंग्रेजों की इजाजत से। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का विशेष अधिकार जो है निषेध कर दिया, समाप्त कर दिया। इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संबलपुर और झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, क्योंकि इनके कोई संतान नहीं थी इन क्षेत्र के राजाओं के, इसके लिए इनको अपने राज्य में अंग्रेजों ने मिला लिया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन और उपाधियों को भी वंचित कर दिया। यानी जो 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बाजीराव को मिल रही थी, वो भी समाप्त कर दी है। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दी गई। इसके साथ साथ जो अंग्रेजों ने सिस्टम बना रखा था, उसके तहत अंग्रेजों की सफलता के कारण क्या थे, यानी अंग्रेजों ने जो सफलताएं हासिल की, इसके कारण क्या थे, जानना बड़ी आवश्यक बात है। भारत में अंग्रेजों की सफलता के अनेक कारण सहायक सिद्ध होते हैं। वो कौन कौन से हैं? भारत में अंग्रेजों की विजय बंगाल से प्रारंभ हुई। कहां से प्रारंभ हुई? बंगाल से प्रारंभ हुई। बंगाल एक अत्यंत उपजाऊ भूभाग था, वहां से शासन स्थापित हो जाने से राजस्व लाभ मिला, साथ ही उनका व्यापार बढ़ा, जिससे कंपनी अत्यधिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो गई। दूसरा है, अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत थी। उनके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल और प्रशिक्षित थे। उनके पास शस्त्र न केवल प्रचुर मात्रा में थे, बल्कि उच्च तकनीक पर आधारित थे। यह भी एक कारण था। अगला कारण था, उनके पास जहाजी बेड़ा था।
लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था। ये जहाजी भेड़े इंग्लैंड से आते रहते थे। इस कारण से उनके पास रसद और सैनिकों का अभाव नहीं रहता था, यानी उनके पास खाद्य सामग्री और सैनिकों का कोई अभाव नहीं रहता था, क्योंकि ये बेड़े जो थे ये इंग्लैंड से, ब्रिटेन से आते रहते थे। अगला पॉइंट है, अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत में शासन करते रहे, जैसे वेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की विलय नीति, फूट डाल और राज करो की कूटनीति भी अपनाई। अभ्यास प्रश्न करेंगे, तो अभ्यास प्रश्न के लिए अपनी कॉपी को तैयार रखें और करते हैं। अभ्यास प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, विलय नीति का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए, नाना साहब से भी नहीं है, टीपू सुल्तान से भी नहीं है, हैदर अली से भी नहीं है, ये जो है डलहौजी से है, यानी लॉर्ड डलहौजी की नीति जो थी विलय नीति। तो विलय नीति से संबंध किसका है? लॉर्ड डलहौजी का है। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया था? तो अहमद अब्दाली जो थे, अहमद शाह अब्दाली, इन्होंने पराजित किया था, अहमद शाह अब्दाली ने। तीसरा प्रश्न है जो अतिलघुत्तरी प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। दूसरा है, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि किस सन में की थी? तो ये जो संधि है, श्रीरंगपट्टम की संधि, ये की गई थी 1792 में। कब की गई थी? 1792 में की गई थी। अगला प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न में प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखना है। तो प्रथम मराठा युद्ध आपको हमने वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ा ही दिया है, जिसको आपको लिखना है, जो कि ये प्रथम मराठा युद्ध जो है ये कब हुआ और किन किन के बीच में हुआ, ये मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है, ये आप लिख सकते हैं। सहायक संधि भी आप लिख सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अपने क्लास से जुड़ी समस्त अपडेट और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।